वेक्टर करेंगे। एलपीपी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नहीं भी होगा वो तो बात। वेक्टर में तो टाइम, तो वेक्टर कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर 3D 14 नंबर का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 35 नंबर कैलकुलस कंप्लीट हो गया, 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया, 35 8 43, 14 का वेक्टर और 3D कंप्लीट कर लेते हैं, 57 नंबर। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद एलपीपी में एक दिन लगेगा, वो लास्ट में भी हो जाएगा। और एलपीपी और क्या बचेगा, वेक्टर 3D में 2 3 या 1 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट और एलपीपी। ये आसान भी है, लास्ट में कर लेंगे और ज़्यादातर लोग इसमें नंबर पाई जाएंगे, है ना। ठीक है, वेक्टर में, वेक्टर में क्या है भाई, एक तो स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तुम लोग फिजिक्स वाले बंदे हो, सबको पता ही होगा। स्केलर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट होता है। कब उठे हो सोकर? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लिया ये है कोई वेक्टर, उसके ऊपर ये डायरेक्शन का साइन शो कर देंगे, तो इसका मतलब हम किसी एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर 2 पॉइंट दिया है वेक्टर में, जैसे मान लिया 3D भी हो सकता है, यानी 2 डायमेंशन भी हो सकती हैं और 3 डायमेंशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है। एक तो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट है P, है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, P है, तो ये ऐसे O और ये, और इस P के कोऑर्डिनेट मान लिया कितने हैं, x, y, z। तो ये O से लेकर P तक, इसको क्या बोला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, वेक्टर OP इस तरह से लिखा जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ऐसे लेकर बनाते हैं, यानी इसके कोएफिशिएंट, यानी 2 पॉइंट हैं अगर, तो उनके कोएफिशिएंट में डिफरेंस लेते हुए आई कैप जे कैप, ये पता होगा सबको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x मान लिया आई कैप, y जे कैप, z के कैप, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो इसको इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का साइन लगा देंगे इस तरह से। और ये जो आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट होता है, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका रूट निकाल देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब भी हम किसी वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये वेक्टर हमने लिखा x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, तो ये जो x y z है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो ये x y और z ये डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम लोगों को यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब एक होता है ना, तो यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना हो इस तरह से ए कैप, तो उसके लिए किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आ जाती है, डायरेक्शन कोसाइन। अगर तुमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया है, अगर तुमने क्या निकाल लिया है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में मान लिया यहां पर हम a1 b1 a b c इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहां पे या a1 कर लो, a1 i b1 j c1 k, मान लिया इस तरह से। तो ये जो होगा ना a1 b1 c1, इस यूनिट वेक्टर वाले में ये डायरेक्शन कोसाइन बोले जाएंगे। किस क्या बोले जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अभी बताता हूं डायरेक्शन कोसाइन होते क्या, अभी समझ गए ना ये डायरेक्शन कोसाइन ऐसे। दूसरा कैसे निकलेगा, अगर सीधा सीधा ऐसे वेक्टर दिया हो तो इसकी क्वांटिटी को यानी x को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे इसी तरह से, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से कोई भी पॉइंट जो है जो एंगल बना रहा होता है उसकी लाइन। ठीक है, जैसे अल्फा एंगल बनाया x एक्सिस के साथ, o अगर ओरिजिन है ox के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बनाया, अल्फा, तो कॉस अल्फा हो गया। और दूसरा एंगल y एक्सिस के साथ बनाया तो इसके साथ कॉस बीटा हो गया और इसके साथ कॉस गामा हो गया।
ठीक है, तो हमको अगर इसको हम लोग एल एम एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल एम एन, और एल अगर हमको निकालना है ऐसे कॉज अल्फा, एंगल दिया है बहुत अच्छी बात है, सीधे निकाल देंगे। एंगल नहीं दिया है, अगर वेक्टर दिया हुआ है तो एक्स, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मान लिया इसी का हम लोग निकाल रहे हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, अगर तो नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूरा लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग कॉस बीटा निकालें तो क्या करेंगे, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर n निकालें तो कॉस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे निकल आएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर दें स्क्वायर करके, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो इनका न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इनका सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये रिलेशन यहां से निकल आएगा। ठीक है, एंगल समझ में आ गया, एंगल अगर देगा एक्स एक्सिस के साथ या ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ तो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलेगा, वरना फिर ऐसे निकलेगा। बात क्लियर होती जा रही है कि नहीं। इसके अलावा और हम लोगों को ये वाली बात हो गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर तो तुम लोगों को पता ही होगा, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, को इनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, इक्वल वेक्टर जिनकी लेंथ सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें तुम लोग देख लोगे। निगेटिव वेक्टर जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, एक इस टाइप जा रहा है, ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड इस तरफ उसकी डायरेक्शन कर दो तो उसको क्या बोला जाएगा, निगेटिव वेक्टर बोला जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, और कोलिनियर या पैरेलल के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे यानी आई कैप जे कैप के कैप, उन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम है तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। यानी अगर दो या पैरेलल और कोलिनियर दोनों कह सकते हैं। जैसे एक बनाया मैंने, ये हो गया A1I B1J C1K कैप, ठीक है। दूसरा मैंने वेक्टर लिया B1I A1 A2 A3 करो इसको, और इसको B1 B2 B3 करो। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके आई कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो जो होगा जे कैप का और के कैप का, ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी A1 बाई B1 ये बराबर होगा A2 बाई B2 और ये बराबर होगा A3 बाई B3। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है यहां से। यानी ये जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा, रेशियो इक्वल आ गया तो हम कह देंगे पैरेलल है, या कोलिनियर भी कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इसका एक और मतलब ये हुआ रेशियो इक्वल होने का कि कोई स्केलर क्वांटिटी अगर इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी समझ रहे हो, यानी नॉर्मल नंबर इसका कोएफिशिएंट बन के उसको हम बाहर निकाल ले तो ये और ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम कहें ए वेक्टर लेमडा इंटू बी वेक्टर, अगर हम इसको लिख सकते हैं, या ए वेक्टर का लेमडा इंटू ए वेक्टर हम कहें कि जितने भी लेमडा के यहां पर कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी से इंटू करने पर जो भी वेक्टर बनेगा वो सब का सब इसके क्या हो गया, पैरेलल होगा। ठीक है, तो पैरेलल की बात करेगा तब ये देखेंगे। दूसरा एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेगा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या ध्यान रखना है तुमको, अगर सीधा सीधा इस तरह से वेक्टर दे देगा तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई कैप वाला आपस में ऐड होगा, जे कैप वाला आपस में ऐड होगा, के कैप वाला, यानी कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो A1 प्लस B1I A2 प्लस B2J A3 प्लस B3K, ये हो गया एडिशन, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए A1 माइनस B1 A2 माइनस B2, इस तरीके से क्या हो जाएगा, एडिशन। एडिशन नहीं, एडिशन पे भी हाँ बोल रहे हो, कह रहे सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, एडिशन कह दो हाँ। ठीक है, एडिशन में क्या करना है भाई, आई कैप के कोएफिशिएंट को जोड़ दो प्लस जे कैप के प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में घटा दो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा भी नहीं करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सिर्फ बात की है। इसी तरह से अगर दो पॉइंट दिए हों और हमको पोजीशन वेक्टर बताना हो यानी पूरा वेक्टर में, तो क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3D में भी काम आएगा। जैसे दो पॉइंट दे दिए, एक है 2 4 5 और दूसरा क्या है 3 4 6, ये मान लिया है पॉइंट ए, ये मान लिया है पॉइंट बी, हमको निकालना है ए बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2
1 यानी i, 4 माइनस 4 0 j यानी 0 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 यानी j, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर i j k, हाँ k, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और क्या बचा, और अगर इस तरह से यानी एक तो ट्रायंगल वाला होता है एडिशन और एक पैरेललोग्राम वाला होता है। ट्रायंगल वाले में यानी एक बी पॉइंट से ऐसे निकला है वेक्टर, है ना, और यहां से एक वेक्टर ऐसे निकला है यानी इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया बी, और यहां से मान लिया निकला है ये ए और ये सी। तो बी ए प्लस ए सी अगर मुझे करना है, बी ए प्लस ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये बी सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक पैरेललोग्राम वाला होता है, पैरेललोग्राम वाले में यानी एक अगर ऐसे गया है और एक गया है ऐसे, तो इन दोनों का जो सम होगा ना, ये इस डायगोनल के बराबर होगा। मान लो ऐसे पैरेललोग्राम है, ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो इसके क्या होगा, डायगोनल के क्या होगा, बराबर होगा। एक ये ध्यान रखना है तुमको, डायगोनल पूरा नहीं बना रहे, समझ जाओगे कि नहीं। पैरेललोग्राम को इसे इसे मिला दो डायगोनल, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों का सम इस वाले के बराबर होगा। क्लियर है। जैसे यहां से बनाया ए बी और ए से निकला है सी, तो ए बी प्लस ए सी, मान लिया यहां पर है डी, एक सीक्वेंस में बनाओ ए बी सी डी, ठीक है, तो ये ए सी के बराबर होगा। ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। बाकी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है इसमें। अब कहोगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव मतलब लॉज पढ़े तो हो ये सब। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि ऑर्डर बदल देने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कोई भी वेक्टर का ऑर्डर आगे पीछे करो, एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो कोई भी 2 पहले ऐड करके तीसरा बाद में लेकर आओगे, उसको कोई फर्क आंसर को नहीं पड़ेगा, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी भी फॉलो होता है, यानी 0 वेक्टर ऐड करोगे तो वही एक वेक्टर वापस आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स पता ही है, किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ले जाकर ऐड करोगे तो 0 वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, 0 वेक्टर लिखना, ये बात ध्यान रखना। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, अंदर ले जाना हर एक टर्म से, जैसे इनटू कराते हैं, जैसे अलजेब्रा में काम करता है वैसे ही वेक्टर में भी काम करेगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। मैग्नीट्यूड की बात हो गई, 2 डायमेंशन हो गया। अच्छा, अगर 2 वेक्टर का एडिशन बता दिया, 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बता दिया। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो आई कैप के कोएफिशिएंट आपस में बराबर होंगे, जे कैप के आपस में, के कैप के आपस में। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के यहां पर बराबर हो जाता है तो a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 और a3 बराबर b3, ये रिजल्ट निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो क्लियर है। और क्या बताया, पैरेलल और कोलिनियर वाली बात बता चुके हैं। 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका वेक्टर ये कैसे फ्रेम होगा ये बता चुके हैं। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो डिस्टेंस क्या करना होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हम लोग खैर निकाल लेंगे जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, या सीधा सीधा फॉर्मूला ऐसे समझो, जैसे जब 2 पॉइंट होते थे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहां पर जब 3 पॉइंट होंगे दोनों तरफ, यानी 3D यानी 3 डायमेंशन है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, इससे क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड निकल आएगा। क्लियर है ये बात। एक होता था सेक्शन फॉर्मूला, क्लास 10th में पढ़ा था, इंटरनली और एक्सटर्नली, वही यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई इंटरनली m/n में बांट रहा है, किसको, वेक्टर a और वेक्टर b को, बस इसमें ऑर्डर ध्यान रखना, वेक्टर a और b, अगर इसको ज्वाइन करने वाली, मतलब नहीं, क्या हम बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर a और b दिया हुआ है और इसको m/n में डिवाइड किया जा रहा है, और वो तुमको क्या बताना है, यानी वो वेक्टर जो इनको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे,
जैसे करते थे सेक्शन फॉर्मूले में, एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर एम प्लस एन। ये कब होगा? इंटरनली जब होगा। नहीं, क्या मतलब? नहीं होगा। वो नीचे देख रहा है ना, नीचे बता दे रहा है। ठीक है। और अगर एक्सटर्नली तो उल्टा मतलब माइनस हो जाएगा। भाई ये तो 10th में पढ़ के आए हो ना। और इसी तरह से मिड पॉइंट अगर मतलब वो वेक्टर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है उसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन 2। मतलब इंटरनली क्या सीधे जैसे x प्लस वाई बाई 2 होता था तो वैसे ही दो वेक्टर का वो वेक्टर जो उसको बीचों बीच से काटे, है ना, उसका पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है। यहां तक बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आई है तो अब हम लोग क्वेश्चन पे जो है जा सकते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहले में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या बताया था? देखो ये 6i माइनस 2j प्लस 3k। मैग्नीट्यूड के लिए ये बताया था कि मैग्नीट्यूड में तुमको ये जो i का साथी है, j का साथी है, k का साथी है ना, सबका स्क्वायर करके ऐड मारो। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36 4 40 49, 49 का कितना आ गया? 7। पहला आंसर हो गया। टू वेक्टर्स a एंड b आर कोलिनियर इफ, अभी बात कर चुके हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू सॉरी a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सेम बात क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी इज इक्वल टू आई दे रखा है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? आई कैप। और a कैप इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2i माइनस 2j। और तुमसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो कैसे सॉल्व होगा? मिर्जा बताओ जल्दी से, कैसे कैसे? देखो यार, ये वेक्टर फॉर्म में पूरा इस तरह से दिया है ना, तो बी को भी इसी फॉर्म में अरेंज करो। तो कैसे? देखो ए की जगह पर ये लिख दो 2i 2j प्लस 2k। ये हो गया वेक्टर ए। प्लस इसको किस फॉर्म में लिखना है हमको? ये वेक्टर फॉर्म में पहले इसको लिख लो। तो b1i b2j प्लस b3k ऐसे लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू ये भी वेक्टर फॉर्म। अब सब देखो फॉर्म सेम हो गई कि नहीं? i का साथी है, i का साथी 2 है, यहां b है, तो 2 प्लस b1 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यहां पर j का साथी -2 है और यहां j का साथी क्या है? b2। तो कितना हो गया? j कैप। यहां पर k का साथी कितना है? 2 और यहां क्या है? b3। कितना हो गया? कंपेयर करा दो। i का साथी यहां पर कितना है? 1। यहां पे कितना है? तो 2 प्लस b1 बराबर 1। तो b1 बराबर -1। फिर कुछ गलत बोला था ना? ठीक है, इसको कंपेयर कराओ। j कैप का साथी वहां पे क्या है? 0। तो b2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। 2 प्लस b3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो b3 कितना हो जाएगा? -2। ये हो गया। अब हमसे पूछा था ये। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखो बी वेक्टर जो निकल कर आया वो कितना आया? -i, क्योंकि -1 था ना, प्लस 2j और प्लस -2k ये आएगा। अब इसका मॉड्यूलस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 किसका आ रहा था? ऐसे भी कर सकते हो ना। बी वेक्टर, अब ए वेक्टर वाली फॉर्म लिख देना। कितना है? -2j, बस सॉल्व कर देना। -i। अच्छा ये वाला बताओ, इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर?
फोर में क्या कह रहा है, फोर कितने लोगों से लग गया, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। यूनिट वेक्टर कौन सा है, मान लिया ये, इसको तुम ए वेक्टर मान लो, 4i माइनस 3k है। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या बताया था, इसको किससे डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड से। तो 4i माइनस 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25, 1/5 माइनस 3k। कौन सा है क्वेश्चन, 4 है ये। 5 इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अभी एक वो ट्राइंगल वाला रूल बताया था, एडिशन है ना, उसी तरीके से करेंगे। देखो ए सी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 इधर कर देता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी दे रखा है, ए बी की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ए बी ये हो गया है ना, ये है ए बी, और ए सी दे रखा है, ये हो गया ए सी। बी सी क्या हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा क्या, यही तो तुम्हारा बी सी हो जाएगा। ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी। ये इन्होंने दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, और इधर कितना दे रखा है, 3i माइनस जे प्लस 4k। ये ट्राइंगल वाला रूल लगाएंगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा जोड़ने पर, है ना, सीधा सीधा ऐड मारो, बीसी निकालना है, बीसी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाएगा ना। क्या निकालना है, अच्छा, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एक मिनट, तो यहां पे डी लो, ये है, हमको ये निकालना है डी, तो बीसी तो निकालना ही पड़ेगा ना। बीसी निकाल के उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड, यानी 1/2 आगे लगाना है। तो बीसी निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4i माइनस जे प्लस जे तो कट जाएगा, 4 और 2 6k हो जाएगा, 4i प्लस 6k, 2 से डिवाइड मारोगे, 2i प्लस 3k, ऑप्शन डी। क्या हुआ, कुछ और किए हो क्या, हाँ कैसे, ये देखो इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, तो ट्राइंगल वाले रूल से ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी होगा, समझे कि नहीं, ट्राइंगल वाले रूल से। अभी तो बताया था स्टार्टिंग में, तो पहले बी सी निकाल लो फिर हाफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। यार देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। π/4 दे रखा है इन्होंने, देन द एंगल जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बता रहा है वो बताना है तुम्हें। यानी अभी क्या बता, अल्फा बराबर कितना है बोलो, बीटा कितना है π/4, जेड एक्सिस के साथ जो बताया वो नहीं पता है, तो उसको अब क्या ले लेंगे, गामा लेंगे, ठीक है, यानी हमें गामा निकालना है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बराबर कितना होना चाहिए, 1। कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी कितना हो गया 1/2, 1/2, ये कितना हो गया 1/2, π/4 ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 0 आ गया है, तो π/2, कॉस 90 0 होता है ना, π/2 आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, तुमको 2 पॉइंट दिया है, पी और क्यू पॉइंट दिया है ना। पी की दे रखा है 2 1 -1, क्यू कितना दे रखा है 4 4 -7,
यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, तो सबसे पहले तो हमको पी क्यू वेक्टर ही चाहिए होगा ना। वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - 2 2i, 4 - 1 3j, -7 -1, ये ध्यान रखना, -7 -1 -6j, ये हो गया पी क्यू। ये क्या हो गया, पी क्यू। अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, √49 मतलब 7। यूनिट वेक्टर पी क्यू निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर अपॉन ये बराबर कितना हो जाएगा 1/7, और इधर पी क्यू वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j माइनस 6k। क्लियर है कि नहीं? चाहो तो मल्टीप्लाई करो, चाहो ना करो, कोई फर्क पड़ता नहीं। चाहो तो अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, यानी मिड पॉइंट ए बी का दे रखा है और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालना है। मिड पॉइंट के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो 8 है, यहां पर मान लिया कोई क्या है ए, और यहां पर क्या है बी, और इसके बीच में कोई पॉइंट है यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j माइनस 3k। ए का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है 2i, देखे रहे ना, माइनस 4k, और इसका निकालना है ना, इसका निकालना है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, xi मान लो, yj मान लो, zk मान लो। अब इनका दोनों का ये मिड पॉइंट है ना, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर तो ये आया होगा, यानी ये जो होगा ये कुछ और नहीं है, ये x प्लस 2, इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यही तो होगा इसका मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होगा ना, और ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो 3i प्लस 2j माइनस 3k। कंपेयर ही तो कराना है, i के साथी को यहां लाकर कंपेयर कराओ, x प्लस 2/2 बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इस तरीके से हम लोग जब निकाल लेंगे तो वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जैसे ही हम लोगों ने x का साथी निकाला, कितना आया x का साथी 4i, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये फिगर बना हुआ है, रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स ई पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका सम बताना है, बताओ कितना होगा। रीजन, पीछे तुम आंसर खोले रहते, तुम भी चेक करें। 0 कौन बोला? अबे तुमसे लोगों से पूछे, लगा के बताओ, तुम लोग जो है डायरेक्ट आंसर लगा के तो बताओ पहले कितना आया है। देखो हमको क्या बताना है, देखो ई ए प्लस ई सी प्लस ई बी प्लस ई डी, इन सब का सम बताना है हम लोगों को। ठीक है, ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? तो अगर ये ई ए वेक्टर है तो ईसी को हम माइनस ई ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है, काट के किनारे लगा देंगे, खत्म। तो इसको लिख दो तुम क्या, ई ए वेक्टर, और ई सी की जगह पर क्या लिख देना, माइनस ई ए वेक्टर लिख सकते हैं, और ई बी वेक्टर ऐसे लिखा रहने दो, और ई डी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस ई बी वेक्टर लिख सकते हैं, काट पीट के किनारे लगाओ, 0 आ जाएगा। रीजन लिख देना, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये सब हो जाएगा तुमसे लोगों से। 11 वाला देखो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस, हो जाएगा। ठीक है,
हो जाएगा कि नहीं भाई? 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड का चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट टू 2i प्लस 3j माइनस 6k। यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना पहले। यूनिट वेक्टर फाइंड करके 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, 5 से इंटू करा देना, ठीक है। और डायरेक्शन अपोजिट चाहिए तुमको तो पहले साइन बदल लेना। हाँ, ये तो -5 से इंटू करा देना। 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए, पहले ही माइनस से वो दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? पहला काम ये जो यूनिट, ये जो दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसका साइन माइनस कर देना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, 5 से इंटू कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है कि नहीं? 12, एक ऐसा एग्जांपल दो वेक्टर ए और बी का कि मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी बराबर हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन वेक्टर ए और बी बराबर ना हो। साइन चेंज कर दो बस, कोई भी वेक्टर उठाओ, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल दो? साइन बदल दो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहना ही रहना है, कुछ भी उठा लो। कौन सा क्वेश्चन है ये? 12। जैसे 2i प्लस 3j, और दूसरा एक वेक्टर ले लो 2i माइनस 3j, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है। 12 भी हो गया। इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स विद पोजीशन दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अब तुम्हारे पास देखो दो वेक्टर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, दो वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए तुम ले लो पहले वाले को, a माइनस 2b वेक्टर, वेक्टर ए ना लो, इसको कुछ और ले लो, x ले लो, ठीक है। और दूसरा वेक्टर कौन सा है जो ज्वाइन हो रहा है? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना है किस रेशियो में? 2:1 में, जिसमें 2 यानी m की वैल्यू हो गई और 1 की वैल्यू क्या हो गई? एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या अभी सीखा था? एम बी मतलब हमेशा बाद वाला पहले लेंगे, यानी यहां पर कहा जाए तो m y माइनस n x अपॉन m माइनस n। वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। m कितना है? 2, y कितना है? 2a प्लस बी वेक्टर, माइनस n कितना है? 1, 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 4a प्लस 2b माइनस a प्लस 2b, क्योंकि माइनस अंदर जाकर क्या करेगा? प्लस करेगा। 4a माइनस a और 2b 2b, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 फिर देखो उसके बाद क्या बोल रहा है। 14 कह रहा है कि a और b वेक्टर दे रखे, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a प्लस बी। पहला काम a प्लस बी निकाल लिया, और उसके बाद एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो a प्लस बी के, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं? एक दूसरे का मुंह देख रहे हो भाई। ऐड करोगे तो a वेक्टर a प्लस बी आएगा, मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर आ गया, खत्म। और उसके बाद कौन सा है? क्या दिक्कत है? कुछ भी इंटू मार दो, पैरेलल ज्यादा दिखाने का शौक है, 2 से इंटू मार दो, 3 से इंटू मार दो, 4 से मार दो स्केलर क्वांटिटी से, और वो खुद भी यूनिट पैरेलल, यूनिट आएगा ही आएगा यूनिट वेक्टर, तक कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। कैसे किया जाएगा इसको? देखो 15, ए बी और ए सी ये दो साइड है ना, तो ऐसे बना लो, ये ए बी हो गया, ये दोनों की डायरेक्शन ये होगी ना, ये हो गया ए, और ये हो गया तुम्हारा कौन सा? ए बी, और ये ए सी, इसको ज्वाइन कराओ। मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। मीडियन कौन सी है? ये तुम्हें एडी की लेंथ बतानी है, कैसे निकालेंगे बताओ? और ये दे रखा है, कैसे करा जाएगा? पैरेललोग्राम वाला रूल लगाओ, जब दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में और बीच में भी वही डायरेक्शन गई हो, दोनों के बीच से भी वही डायरेक्शन, तो एडिशन में पैरेललोग्राम वाला रूल लगता है, ठीक है। उस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल के बराबर होता है, लेकिन तुमको ये पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है, तो अगर ये पैरेललोग्राम होता तो कुछ ऐसे ही तो होता,
होता कि नहीं होता? तो ये जो अभी AD है ये पूरा ऐसे होती, यहां तक होती कि नहीं होती? तो ये जो पूरा मान लो ये पॉइंट AE है, जब हम AB और AC को ऐड करते तो पैरेललोग्राम वाले रूल से जो लेंथ मिलती वो कितनी होती? AE होती पूरी की पूरी। लेकिन हमको AE नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? AD। तो इसका मतलब इस पूरी AE को 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो लेंथ ऑफ मीडियन AD इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 से डिवाइड किया, ये समझ में आ गया कि नहीं? मतलब क्यों कर किया है AD को आधा, ये क्योंकि हमसे ये फिगर थोड़ी ना बना के दिया था, हमसे तो सिर्फ AD पूछा था। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC अपॉन 2। ठीक है, क्यों किया है वो बता दिया, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम होता तो ये पूरा डायगोनल जाता वो। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? 15। 16 राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 3A प्लस 2B वेयर A बराबर इतना, B बराबर इतना। देखो A और B दे रखा है तो तुम 3A निकाल लोगे प्लस 2B, इसको पहले फाइंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, 3A प्लस 2B निकालो पहले। तो 3A, A कितना है? I प्लस J माइनस 2K प्लस 2, B कितना है? तीन आई प्लस 3J माइनस 6K, 4I माइनस 8J प्लस 10K। इंटू करा दिया, 3 और 4 7I, 3 और 8 माइनस का माइनस 6 प्लस 10 प्लस 4K। ये क्या हो गया? ये हो गया 3A प्लस 2B। इसका हमसे क्या पूछा था? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में क्या बताया था? ये जो दिख रहे हैं ना, यही तुम्हारे क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। 7, -5, 4। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। पहला काम क्या करो? यूनिट वेक्टर निकालो। वेक्टर दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, उसमें 21 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। 19, find a vector A of magnitude 5√2 making an angle of π/4 with x-axis, π/2 with y-axis and an acute angle theta with z-axis। पहले तो एक काम कर लो, देखो अभी एक यूनिट वेक्टर का बताया था कि यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? L I कैप यूनिट वेक्टर देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, तो LI प्लस MJ प्लस NK, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दो एंगल हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो मेरे पास L की वैल्यू है, L बराबर कॉस अल्फा यानी कॉस π/4, M बराबर कॉस π/2, इसकी वैल्यू भी है, 0 हो जाएगा। लेकिन N की वैल्यू, N बराबर होगा कॉस गामा। गामा कैसे निकलेगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से। तो पहले इसमें क्या करो? क्वेश्चन कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूं? 19। पहला काम हम लोगों को क्या करना है इसमें? 19 ही है ना, कोई बात नहीं, समझ में तो आता जा रहा है ना। पहला काम इसमें क्या करेंगे हम लोग? N निकालेंगे। N होता है कॉस गामा, तो पहले हमको गामा निकालना पड़ेगा। गामा कैसे निकालेंगे? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। L मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी और अल्फा कितना दे रखा है? पहला एंगल π/4। कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा कितना दे रखा है? π/2। और ये कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। π/4 1/रूट का स्क्वायर 1/2, कॉस स्क्वायर π/2, π/2 90 होता है, 0 हो गया। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/2, क्योंकि 1/2 जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो गामा बराबर 1/√2 आ गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? या हमको सिर्फ कॉस गामा चाहिए ना, कॉस गामा कितना हो जाएगा? 1/√2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब L M N, यही तो मेरा N है, बोलो। 1/√2 मेरा क्या है? N की वैल्यू आ गई। L की वैल्यू cos π/4 यानी 1/√2, इसकी वैल्यू 0, यहां पे रख देना। L M N की वैल्यू, यूनिट वेक्टर आ गया।
लेकिन तुमको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए था 5√2, तो 5√2 से इसको क्या मार देना, मल्टीप्लाई मार देना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, कहां पे कंफ्यूजन हुआ? ये यूनिट वेक्टर मैंने बताया है, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो डायरेक्टली एलिमेंट की वैल्यू मारो, ये जो आएगा ये यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्टली। और यूनिट वेक्टर में फिर तुम जितने भी मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे इंटू करोगे तो उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर की लेंथ 1, यही तो मतलब हुआ। यूनिट वेक्टर का मतलब लेंथ कितनी है, 1 है। अब जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे इंटू मारोगे उतने मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा। तुमको 5√2 का चाहिए, 5√2 से इंटू मार दो। तो बैठा जमुआ ही ले रहा है, मुंह खोल रहा है, जैसे लग रहा है मैं बोर कर रहा हूं। देख रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ? ये कितने लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ये तो मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्टली यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए डायरेक्टली फाइंड किया है। उसके बाद हमने 5√2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। 20 क्या कह रहा है, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दिस एंड दिस। हो चुका इस तरह का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। अगर पैरेलल है तो a1/b1 ये सब क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं? आंसर देख के ही पता चल गया होगा। कौन सा? 21 3i 2j प्लस 9k, और ये पैरेलल है किसके, i 2pj और प्लस 3k। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो रेशियो बराबर होना चाहिए ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 3 है। इन दोनों का रेशियो भी कितना है, 3। तो इन दोनों का रेशियो भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि नहीं? यानी 2/2p कितना होना चाहिए, 2/-2p, ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये कट गया, 2/2 कटा कि नहीं कटा? तो डरा कह रहे हो बीच में। आज अगर तुमको प्रॉपरली ऐसे पूरा सॉल्व करना है तो तुम लिखोगे बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, हेंस इन दोनों का जैसे पहले लिख देना कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये लिख दिया। फिर 3/1 इसका साथी 2/-2p इज इक्वल टू 9/3। पैरेलल होने की ये कंडीशन हो गई। ये दोनों तो बात सेम है ना, ये कट गया तो 1/-p बराबर कितना हुआ, 3। तो p बराबर कितना हुआ, ये थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दोगे तो ऐसे हो जाएगा। आंसर तो उतना ही आना है, तुमको करना है। ये हो गया, कौन सा हो गया ये, 21। 22 राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ आई एक्सिस। पहले एक काम करो, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। पहले क्या करो, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली निकालना है, तो देखो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। ये क्या दे रखा है, i प्लस जे प्लस के दे रखा है, के कैप। तुमको डायरेक्टली वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के बाद मतलब जे का साथी, यानी कॉस बीटा निकालना है। कॉस बीटा मतलब बीटा निकालना है, कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो जे का साथी कितना है, 1 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ लग तो रहा है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अगर ऐसे मतलब ये तो डायरेक्टली हो गया, कॉस अल्फा निकालना होता या सिर्फ अल्फा निकालना होता, एक्स एक्सिस के साथ, इसका साथी नीचे मैग्नीट्यूड, बीटा कॉस बीटा, जे का साथी नीचे मैग्नीट्यूड, के का साथी नीचे मैग्नीट्यूड, कॉस गामा हो जाता। और अगर यूनिट वेक्टर दिया होता, ये कब है, जब वेक्टर दिया है। अगर सीधा सीधा कोई यूनिट वेक्टर दे दे तो आई का साथी ही कॉस अल्फा होगा, जे का साथी ही कॉस बीटा होगा, सीधे सीधे। तब ये वाला काम नहीं करेंगे। दोनों बात में फर्क समझ पा रहे हो कि नहीं? जब यूनिट वेक्टर दिया होगा तो सीधे सीधे आई का साथी ही कॉस अल्फा है, यानी वो एल की वैल्यू है। और जब कोई वेक्टर दिया होगा तो इस तरह से निकाल लेंगे। फॉर्मूला पहले ही स्टार्टिंग में लिखा दिया था कि अगर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से हो जाएगा। क्लियर है?
और उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। यही तो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस मतलब अल्फा तो निकालना है तुमको इस बार, ठीक है। कॉज अल्फा नहीं, सिर्फ अल्फा निकालना है, क्योंकि फाइंड द एंगल बोला है। वो कॉज अल्फा निकालोगे, उसके बाद अल्फा ही फाइंड करोगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आ जाओ 24। राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। यूनिट वेक्टर निकाला, 9 से इंटू मारा, ठीक है। 25 राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर। देखो पी और क्यू के पॉइंट्स दे रखे, पी और क्यू के जब पॉइंट दे रखे हैं, पहले पी क्यू निकालेंगे यानी उसका वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यही क्वेश्चन हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? वो वाला तो हमको भी पता है, नंबर बता दो कि कौन सा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 7th वाला, ठीक है। 26 भी हम लोग देखो करके आए हैं। यूनिट वेक्टर है, एंगल कितना बना रहा है? π/3, आई के साथ π/4, जे के साथ अक्यूट एंगल थीटा है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल की वैल्यू यानी cos π/3, एम की वैल्यू cos π/4 और cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से लगा देना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस तरह का क्वेश्चन भी करके आए। 27 राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम। सम निकाला, उसके बाद यूनिट वेक्टर फाइंड किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इक्वल वेक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड। बताओ, इक्वल वेक्टर है, सीधे सीधे i का साथी आपस में बराबर, j का आपस में बराबर, k का आपस में बराबर। किसको करना है? तो करो ना भाई। x बराबर 3 हुआ, y बराबर -2 हुआ, z बराबर -1 हुआ। अब क्या ऐड नहीं कर पाओगे यार? क्वेश्चन नंबर 29 P and Q are 2 points with position vector this and this. Write the position vector of a point R that divides the line segment in the ratio externally. करके आए पीछे क्वेश्चन। MB - NA अपॉन M - N, क्योंकि एक्सटर्नली है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर सेम है, एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली डिवीजन का क्वेश्चन करके आए। क्वेश्चन नंबर 31 इंटरनली है, जहां MB + NA - अपॉन M + N। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? तो वेक्टर से फ्री का नंबर पाओगे तुम लोग, 14 नंबर का है ये। तो 3D अगर तुमको वेक्टर पे कमांड है तो 3D अपने आप हो जाएगा। ये LMN फिर 3D में आके घुसेगा अभी, समझे? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एक होता, अभी फिर उसमें वही आएगा। तो यहां से 14 नंबर में से जिन लोगों को फेल होने का डर लगता हो, वो जिनको, यार तुम लोग उसको क्यों देख रहे हो? हमने कहा जिन लोगों को फेल होने का डर लगता हो उसको तो और बेकार आदमी है यार ये। हमने कब इशारा किया? ऐसे तो टीचर बात कर रहा होता है, सबको देख रहा होता है ना। हाँ तो नहीं, मतलब जिनको भी डर लगता हो, जिन लोगों ने अपना पूरा साल जैसे बुलेट पे चला के बिताया हो और कहीं वहां स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट किया हो, डर लग रहा हो, तो वो लोग एक तो 3D और वेक्टर पढ़ ले, और 5 नंबर में लीनियर प्रोग्रामिंग कर ले, LPP, और 10 नंबर में अलजेब्रा वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन कर ले, बस चले जाएं पेपर देने। उसके बाद 18 स्कूल वाले दे ही देंगे तरस खा के, 15 उधर आ ही जाएगा, 33 नंबर का काम हो जाएगा। सही है कैलकुलेशन की नहीं? सबके लिए है यार ये, जो भी नहीं पढ़ रहा है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। बकवास बात है। 33 फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। ये सब क्वेश्चन पा जाओगे तो फर्जी का नंबर ले लोगे। अगेन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, बताना ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दे रखा है, स्केलर कंपोनेंट बताना है ए बी का। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? इसमें सिर्फ स्केलर कंपोनेंट यानी आई का साथी बताना है। तो आई का साथी कैसे निकलेगा? क्या क्या दे रखा है? 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक क्या है? 2,1। दूसरा पॉइंट क्या है? -5 में से 2 घटाओगे आई का साथी निकलेगा, 7 में से 1 घटाओगे जे का साथी निकलेगा। अगर तीसरा होता तो वो के का साथी हो जाता। ठीक है, किसका 4 होगा? क्वेश्चन नंबर 36 हाँ ठीक है, गलत बता रहे हो, -4 होगा। अगर माइनस की गलती किया तो नंबर तो कटेगा ना भाई, ठीक है, समझे? -4 होगा, साइन ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो फिर भाई रेशियो बराबर हो जाएगा a1 बाई a2, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 वाला है। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू -2 बाई मॉड कॉस बीटा J का साथी 1 बाई मॉड। ठीक है, खत्म। 38 फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू वेक्टर I प्लस J प्लस K। इसका कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड कितना है 3√3 है। कैसे निकालोगे 30, वो क्या कहते हैं 38 वाला हो गया था ना, 38 वाले में पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेना, फिर 3√3 से क्या कर देना इंटू कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑल द वेक्टर्स उसके बाद सब इसके जितने भी मतलब जैसे ये एक जो वेक्टर बन के आया उसमें किसी भी स्केलर क्वांटिटी से इंटू करोगे सबके सब कोलिनियर ही निकल कर आएंगे। 39 वाला बता दें, 39 वाला भी आसान है। देखो इसमें क्या बोला है कि ये दे रखा है इस तरह से फिगर, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तुमसे बोला है कि सी वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में लेकर आना है ना। तो पहले एसी वेक्टर यहां से निकाल लो। एसी वेक्टर हमेशा उल्टा माइनस करते हैं ना, सी ये हो जाएगा सी माइनस 5/4 ए बी यानी बी माइनस ए, 4 उधर जाके इंटू करेगा 4c वेक्टर 4a वेक्टर 5b वेक्टर 5a वेक्टर, ए वाला वेक्टर एक तरफ जाएगा, 4c वेक्टर बराबर ही कितना हो जाएगा -4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5b वेक्टर -5 + 4 -a वेक्टर 1/4, क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, देखो इसमें से आएगा एक एक दो नंबर का ही आएगा, अगर इधर से आएगा उधर नेक्स्ट वाले से आएगा फिर जो ठीक ठाक आएगा। ठीक है, उधर आगे वाले से ठीक ठाक आएगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर और वेक्टर का वहां से। अब यहां से 2023 में आया है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर से 2 2 4 1 5 नंबर आया है, यानी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर जी अभी जो हम लोगों ने खत्म किया है इसमें से 5 नंबर का आया है पिछले साल 2023 में। मान के चलो 4-5 नंबर, फिर एमसीक्यूज आने की वजह से आसान क्वेश्चन यहां से बनेगा तो 3-4 नंबर पा जाओगे। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ वेक्टर है, इसमें अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में 1 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन दिए हैं 2023 में। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40, ये इस पूरे मतलब 40 क्वेश्चन में एक ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। इसमें LI MI NI ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, LI और MI और NI ये डायरेक्शन कोसाइन है, जहां पर n बराबर कितना है 1 2 3। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है किसके 3 वेक्टर्स के जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, I बराबर 1 2 3, यानी ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनके ये क्या दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। यानी पहले वाले का L1 M1 N1, दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे L2 M2 N2, और तीसरे वाले के डायरेक्शन कोसाइन होंगे L3 M3 N3। ये बात समझ में आ गई। म्यूचुअल परपेंडिकुलर अगर है, जैसे कि कोलिनियर और पैरेलल में हम लोगों ने देखा था कि A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू क्या था A3 बाई B3 है ना, यानी A1 बाई B1 A2 बाई B2 A3 बाई B3 ये बराबर होता है। इसी तरह से अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर क्या है तो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3 इज इक्वल टू 0 होता है। ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, तो अगर दो इन्होंने जो दो बनाए हैं वो म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर है, पहली बात तो ये है कि हमको ये पता है कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर कितना होता है N होता है। डायरेक्शन कोसाइन में ये रिलेशन होता है, ये हम लोगों को पता है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, डायरेक्शन कोसाइन का कितना होता है, ये मल्टीप्लीकेशन ऐड करने पर कितना आता है 1 आता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या करी कि अगर इस तरह से दिया हुआ है L1I
प्लस m1i प्लस n1i, और मान लिया दूसरा क्या है l2i m2i n2, उल्टा सीधा क्या बोल रहा है, सब जगह आई आई हम भी लिख रहे हैं, अपना लोग भी बोल रहे हो आई आई, सही नहीं करा पाओगे। ये दो वेक्टर है l1i m1j n1k, है ना, और ये दूसरा दे रखा है। अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का इनटू, है ना, इन दोनों का इनटू और इन दोनों का इनटू, ये सब कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इनका सम यानी दोनों के प्रोडक्ट का, दो का प्रोडक्ट प्लस करने पर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। दो बातें याद रखो, दोनों बातें ध्यान रहेंगी। अब हमको दे रखा है इन्होंने a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, a इन्होंने दिया है L1 L2 L3, और क्या दे रखा है M1 M2 M3, और आगे इन्होंने क्या प्रूव करो a इंटू a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी रो कॉलम बन जाएगी, यानी क्या हो जाएगा यहां पर L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3, ये बन जाएगा कि नहीं। इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। a का a डैश के साथ करना है मल्टीप्लीकेशन। a का a डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो रो इंटू कॉलम होता है, यानी L1 इंटू L1 हो जाएगा, L1 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद M1 इंटू M1 होगा, उसके बाद क्या होगा N1 इंटू N1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यही वाला तो रूल लगेगा, तो आंसर यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। उसके बाद आप क्या उठाएंगे, दूसरी रो उठाएंगे हम लोग, दूसरी रो तो उठाएंगे। अच्छा, अभी सेम आ जाएगा ना, अभी 0 0 आ जाएगा, यहां से कर लो, चाहे इधर से करते चलो, चाहे ऐसे करते चलो, चाहे जैसे करते चलो, ठीक है। अब यहां से हम लोग मान लो दूसरी रो उठाएं तो इसको किससे इंटू करेंगे, दूसरी रो को उठाएंगे तो इंटू करेंगे, करो इंटू, कितना हो जाएगा, हाँ अलग अलग इंटू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला रूल लगेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, L1 L2 है, L1 L2 होगा कि नहीं होगा, बोलो, M1 M2 N1 N2 सम आएगा 0। तो इसी तरह से जब तुम पूरी को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस पूरे को, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 1 1 1 0 0 0 0, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो ए डैश, ये प्रूव करना था, बात समझ में आ गई। ये मैट्रिक्स में आए चाहे वेक्टर में आए, तुमको तो करना ही करना है ना, क्लियर है कि नहीं। तो अब यार देखो, ये हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 40 को 30 मत बोलो यार, 40 हुए, 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब सारे क्वेश्चन अभी लगाता तो वैसे भी 2 घंटे लग जाते, 2 घंटे नहीं लगते हालांकि, लेकिन सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना। सिमिलर टाइप के कई क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में सम करना है, तो क्या क्या देखो इसमें से, अलजेब्रा में से क्या क्या याद रखना है। यूनिट वेक्टर बहुत पूछता है, सम पूछ लिया सीधे सीधे, किसी की डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड का बताओ, इंटरनली एक्सटर्नली, ट्राइंगल पैरेललोग्राम वाला रूल ध्यान रखना एडिशन का, बाकी बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं करना है, कर ले जाओगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगर आज मतलब प्लान तो ये था कि एक में खत्म हो जाए, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 88 क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में डिस्कस करने हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसमें सिमिलर पैटर्न के होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के होंगे, क्योंकि भाई एक बार अगर तुमको स्केलर प्रोडक्ट आ गया और डॉट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस और डॉट, दो तरह के प्रोडक्ट हैं, अगर दोनों तुमने सीख लिए तो अगर बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है प्रोडक्ट करने के लिए वैल्यू बदल बदल के, तो क्वेश्चन तो वो एक ही होगा ना,
ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। क्यों भाई साहब, क्या तुमको डॉट प्रोडक्ट आता है, क्रॉस सब आता है? और इसमें कैसा होता है? अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है तो आंसर क्या होगा? कह रहे प्रोडक्ट करना, कह रहे प्लस कर देंगे। अब अभी मैं कुछ ना समझो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है समझने का। 2 फरवरी आज हो ही गई है, यही रहेगा तो फेल हो जाओगे। हाँ ठीक है, चलो इसको फिलहाल खत्म करो, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट डॉट या स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सब में सी लिखाना है, कौन ये आइडिया दिया है सी लिखाना, उसको डी बना देना, ए बना देना, ये सब वाला चक्कर है ना। कोई किसी को कौन करेगा सी को ए बी डी, कौन करेगा वहां? बनाएगा कौन सी को ए बी डी? अच्छा अच्छा, तो वो काट के भी लिख दोगे, नंबर पूरा ही मिलेगा, ठीक है। वो कौन सा वहां तुम्हारा वो OMR है जो तुमने भर दिया, गलत हो गया। और कॉपी में हमेशा याद रखना, ऑप्शन नहीं लिखा जाता है कि ऑप्शन ए, बहुत उलझन खाता है एग्जामिनर उसको चेक करने में, क्योंकि वो ऑप्शन सी डी या तो वो रट के बैठे, या तो फिर तुम्हारा ऑप्शन सी बार बार पेपर से मिला है। हमेशा आंसर लिखना वहां पे, ऑप्शन सी आंसर सामने चेक करता चला जाएगा, बार बार वो आके मैच कहां कराएगा भाई। किसी क्वेश्चन का आंसर है 1/2, उसके दिमाग में बन गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1/2 है, तुम वहां लिख के आए ऑप्शन बी, तुमने कहा ऑप्शन सी, अब वो बार बार पेपर उठा के देख रहा है ऑप्शन बी कौन सा है, ऑप्शन सी कौन सा है। तो उन्हीं सब्जेक्ट में करना तुम, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।